हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अभी क्लास 10th के लिए भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और भूगोल में प्यारे बच्चों हम लोग पहले जो है चैप्टर 1 का जो है बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले से ही मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ ये चीजें कि चैप्टर नंबर 1 में जो है कई चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। यानी चैप्टर नंबर 1 को कई चैप्टर्स में बांट करके यहाँ पे आपको भूगोल में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो भी क्लास मैंने पहले पढ़ा दिया है उसको रिवाइज करवा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पहले क्या पढ़े हैं, भारत, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ लिए हैं बच्चों, भारत संसाधन एवं उपयोग, भारत संसाधन एवं एवं उपयोग जो था, जो कि मुख्य चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखिए, ये चैप्टर जो है ये चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। ये चैप्टर का नाम है बच्चों, ठीक है ना। और इसमें प्यारे बच्चों हम लोग क करके क्या पढ़े हैं, क में क्या पढ़े हैं, भूमि संसाधन पढ़े हैं, ठीक है ना। क में क्या पढ़े हैं जी, भूमि संसाधन। चैप्टर नंबर 1 के क में क्या पढ़े हैं, तो भूमि संसाधन को पढ़े हैं, ठीक है ना। भूमि संसाधन पढ़े हैं। चैप्टर नंबर ख में क्या पढ़े हैं बच्चों, चैप्टर नंबर ख में हम लोग क्या पढ़े हैं, इस यहाँ पे जल संसाधन को पढ़े हैं, ठीक है। जल संसाधन को पढ़े हैं, ठीक है ना। जिसमें बहुत सारे नदी के बारे में, जलप्रपात के बारे में, नदी घाटी परियोजना के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों अगला हम लोग देखेंगे कि घ नंबर में हम लोग क्या पढ़े हैं। तो हम लोग घ नंबर में पढ़े हैं वन, वन, वन एवं एवं वन्य प्राणी, वन्य प्राणी संसाधन। क्या पढ़े हैं जी, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन को पढ़े हैं, ठीक है। तो अब बारी है बच्चों घ नंबर की, ठीक है ना, जो हम लोग का आज का विषय वस्तु होने वाला है। यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज पढ़ेंगे प्यारे बच्चों खनिज संसाधन। क्या पढ़ेंगे जी, खनिज संसाधन को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, कितने बच्चे रेडी हो चुके हैं, सभी बच्चे कमेंट में जल्द से जल्द रेडी लिख दें, ठीक है ना। जल्दी से रेडी कीजिए कि आज हम लोग क्लास को जो है स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़े बच्चों, हम लोग आगे बढ़े ना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग खनिज संसाधन के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले खनिज संसाधन को देखेंगे। खनिज के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर खनिज है क्या बच्चों, ठीक है ना। आखिर खनिज है क्या, ठीक है ना। तो आइए प्यारे बच्चों, बिना देरी किए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। मेन जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आइए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, मेन सवाल हम लोग का परिभाषा क्या पढ़ना है। परिभाषा क्या पढ़ना है बच्चों, कि खनिज क्या है, ठीक है ना। खनिज क्या है, खनिज क्या है। तो देखिए, बहुत सारे चीज़ों को आप लोग अभी अपने अगल बगल में देख रहे होंगे। जैसे ये स्केच है, मार्कर है, ये कहाँ से बना है। लोहे का बहुत सारा पदार्थ जो बनता है कहाँ से बनता है। आप लोग जो बाइक चलाते हैं उसमें जो उपयोग हुआ है लोहा, वह कहाँ से बना है, लोहा कहाँ से लाया गया है बच्चों। तो एक चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो है बहुत अधिक भंडार में मिट्टी से निकाले जाते हैं, नीचे पृथ्वी से खोद करके निकाले जाते हैं, ठीक है। जिसे मुख्य रूप से अगर कहें तो डायरेक्ट लोहा के रूप में नहीं निकाला जाता है, उसको जो है ना मिट्टी सहित कई कचड़ों के साथ उसे निकाला जाता है, जिसको फ्रेश करके साफ सुथरा करने के बाद में क्या बनता है बच्चों, कि वह लोहा बनता है, ठीक है ना। तो जो हम कचड़े के साथ में उसको निकालते हैं जमीन से, जिससे क्या होता है कि लोहे का कुछ मात्रा उसमें रहता है, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग खनिज कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग परिभाषा यहाँ पे इसका लिखना चाहें बच्चों, तो चलिए हम लिख रहे हैं इसका उत्तर। खनिज क्या है बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे पृथ्वी की भूपर्पट्टी, या हम क्या लिखेंगे, पृथ्वी की भूपर्पट्टी, भूपर्पट्टी या भूपर्पट्टी या भूपर्पट्टी या भूगर्भ में, भूपर्पट्टी या भूगर्भ में, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी के नीचे। पृथ्वी का भूपर्पट्टी का मतलब होता है कि पृथ्वी के कई परत पर, या फिर भूगर्भ का मतलब होता है कि पृथ्वी के नीचे, ठीक है ना। भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से जो है, प्राकृतिक रूप से जो है प्यारे बच्चों
रूप से पाए जाने वाले तत्वों, रूप से पाए जाने वाले तत्वों, है ना, पाए जाने वाले तत्वों, ठीक है ना, तत्वों तथा यौगिकों को क्या कहते हैं बच्चों? यौगिकों को क्या कहते हैं? तो खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं बच्चों? खनिज कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से, ठीक है ना, पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को क्या कहते हैं बच्चों? खनिज कहते हैं, ठीक है। या एक और इसका आप लोग परिभाषा दे सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं, ठीक है, कि खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं, ठीक है ना, या खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं, ठीक ना, वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो कि भूगर्भ से, है ना, भूगर्भ से क्या किया जाता है बच्चों? क्या किया जाता है जी? भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा, खनन का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? खुदाई होता है, ठीक है। खनन क्रिया द्वारा क्या होता है बच्चों? खनन क्रिया द्वारा क्या होता है? तो बाहर निकाले जाते हैं। क्या किया जाता है जी? बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, कह रहा है कि खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो कि भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। हम लोग पिछला बार में पढ़े हैं कि भूमि का निम्नीकरण कैसे हो जाता है। तो यही खुदाई जब किया जाता है खनिजों को निकालने के लिए, ठीक है, तो यही खुदाई के बाद में लोग क्या करते हैं कि अपना स्वार्थ के लिए अपनी चीज़ों को निकाल लेते हैं और अपनी मेन चीज़ को निकालने के बाद में पृथ्वी को वैसे ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि वह गड्ढा कहीं कहीं उबड़ खाबड़ गड्ढा बन जाता है और वहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ का मिट्टी खराब हो जाता है और गड्ढा टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण कहते हैं। इसको जो है मैंने भूमि संसाधन में इसको पढ़ाया है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक पदार्थ जो कि भूगर्भ से खनन के द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है, जिसका प्रयोग हम मानव करते हैं, उसको क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। सॉरी, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जो हम लोग निकालते हैं ना, उसे खनिज कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना, कि हम जो है खनिज किसे कहते हैं या फिर खनिज क्या है, ठीक है। खनिज संसाधन में इतना चीज़ पहले समझ लिए कि खनिज क्या है, ठीक है। आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि खनिज कितने प्रकार के हैं। खनिज जो है प्यारे बच्चों, ये कितने प्रकार के हैं। तो आप लोग देखेंगे कि खनिज के जो है ना दो बेटे हैं, है ना, यानी कि खनिज के दो भाग है। पूरा खनिज के खानदान के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि खनिज के कितने बेटे हैं, कितने पोते हैं, है ना, यानी कि खनिज के कितने भाग हैं, खनिज के जितने भी भाग हैं उनके कितने भाग हैं, है ना। तो खनिज के सभी प्रकारों को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ होता है एक धात्विक, एक क्या होता है बच्चों? एक होता है आपको धात्विक, है ना, एक होता है धात्विक। यहाँ पे खनिज के प्रकार में पहला होता है धात्विक और दूसरा क्या होता है बच्चों? अधात्विक। अधात्विक होता है। पहला क्या होता है? धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक, ठीक है ना। पहला होगा धात्विक खनिज और दूसरा होगा अधात्विक खनिज, ठीक है। और प्यारे बच्चों, अब हम लोग कहेंगे कि खनिज का जो है पोता, इसके भी कितने बेटे हैं, इसके भी कितने बेटे हैं, यानी कि इनके और इनके प्रकार को हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए, तो हम लोग धात्विक खनिज को कितने भाग में बांटते हैं जी? दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। अब धात्विक खनिज के दो भाग कौन कौन है बच्चों? लौह युक्त खनिज है, ठीक है ना, लौह युक्त खनिज है। अगर बात किया जाए इसका दूसरा प्रकार, तो यहाँ पे हो जाता है अलौह युक्त खनिज, अलौह युक्त खनिज, है ना जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लौह युक्त खनिज और यहाँ हो जाएगा अलौह युक्त खनिज, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पे अधात्विक के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना।
तो देखिए अधात्विक के प्रकार को अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों ये दो हो गए, दो इसमें भी हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हो जाएगा कार्बनिक, क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बनिक खनिज, कार्बनिक खनिज हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा अकार्बनिक खनिज, अकार्बनिक, अकार्बनिक खनिज, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, अकार्बनिक खनिज, ठीक है। सबसे पहले इसका दो प्रकार, ये खनिज का दो प्रकार, ठीक है। एक हो जाएगा धात्विक, दूसरा हो जाएगा अधात्विक, ठीक है। इसके बाद जो है धात्विक का दो प्रकार, लौह खनिज, लौह खनिज और यहाँ पे अलौह खनिज। चलिए यहाँ पे जो है ना इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक ढंग से, चलिए इसका पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बच्चों इसका ये पहला हो गया और ये हो गया दूसरा, ठीक है ना, ये हो गया दूसरा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसके सारे खानदान के बारे में हम लोग समझ लिए, अरे समझ में। तो अब हम लोग सबसे पहले चीज कि हम लोग जानेंगे कि आखिर बच्चों धात्विक खनिज किसे कहते हैं और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, इन चीज को पहले हम समझेंगे, ठीक है। तो इसमें नाम से ही पता चलता है बच्चों कि धात्विक खनिज का अर्थ ही होता है कि इसमें जो है इसमें देखिए इसमें धातु पाए जाते हैं, ऐसे खनिज में क्या पाए जाते हैं, इसमें धातु का इसमें लिखेंगे धातु का मात्रा पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें जो है धातु का मात्रा पाया जाता है बच्चों, क्लियर है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, अधात्विक में हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए अधात्विक को हम लोग लास्ट के लिए रखते हैं, ठीक है, बाद में इसको देखते हैं। तब तक इसको जो है ना इस खानदान को, इधर वाला जो खानदान है ना इसको हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देख लिए इसमें धातु का मात्रा पाया जाता है। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें भी तो पता चलना चाहिए, इसमें भी तो पता चलना चाहिए, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसमें धातु का मात्रा, इसके विपरीत लिख सकते हैं कि इसमें धातु का मात्रा जो है नहीं पाया जाता है, क्लियर है ना। इसमें जो है प्यारे बच्चों धातु का मात्रा नहीं पाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है धात्विक जिसमें धातु का मात्रा पाया जाता है, अधात्विक इसमें धातु का मात्रा नहीं पाया जाता है। और फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि धातु और अधातु क्या है, तो आप लोग इसको जो है किस में पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कि वह पदार्थ जो चमकीला हो, जिसमें विशेष चमक होता हो, उसे धातु कहते हैं, और जिसमें विशेष चमक नहीं होता हो उसको अधातु कहते हैं। धातु में विद्युत चलता है, अधातु में विद्युत नहीं चलता है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री में मिलेगा, जल्द ही उसको स्टार्ट किया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे अब देखेंगे कि लौह युक्त खनिज क्या है और अलौह युक्त खनिज क्या है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे बच्चों मैं लिख देता हूँ इसका क्या परिभाषा, ठीक है। तो लौह युक्त खनिज में लिख सकते हैं कि लिखेंगे कि धात्विक खनिजों में लौह का अंश अधिक पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है लिखेंगे, इसमें या यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लौह युक्त में लिखेंगे कि इसमें जो है लोहे का अंश अधिक पाया जाता है, इसमें लोहे का अंश जो है अधिक पाया जाता है। कितना पाया जाता है बच्चों, अधिक पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें लोहे का अंश अधिक पाया जाता है। और इसमें क्या लिखेंगे बच्चों कि इसमें जो है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें जो है लोहे का अंश, देखिए बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ये तो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कि इसमें लोहे का अंश जो है ना, लोहे का अंश, इसमें लोहे के अंश जो है 9 के बराबर या नहीं ही पाया जाता है, लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि ऑल लॉ कह रहा है ना, तो लिखेंगे इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। चलिए नहीं पाया जाता ही लिख देते हैं, नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है लोहे का अंश पाया जाता है और अलौह खनिज में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए उसके बाद
जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसमें कैसे कैसे पाया जाता है, किस किस धातु का अंश पाया जाता है, किस किस, इसमें कह रहा है कि लोहे का अंश अधिक पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं लौह अयस्क, सोना नहीं होगा बाबू, इसमें लौह अयस्क हो जाएगा, लौह अयस्क पाया जाता है इसमें, ठीक है। लौह अयस्क के बाद आपको इसमें मैग्नीज, जो कि लोहा का ही एक रूप है, ठीक है ना। मैग्नीज हो जाएगा आपको ये निकल, निकल टंगस्टन हो जाएगा, ठीक है ना, निकल हो जाएगा आपको, टंगस्टन हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी लोहे का प्रकार हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना बच्चों को, देखिए तो यहाँ तक ठीक है, ठीक है ना। निकल टंगस्टन दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अंश इसमें जो है अलौह खनिज में प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें प्यारे बच्चों सोना पाया जाता है, इसमें जो है सोना पाया जाता है, इसमें जो है चांदी पाया जाता है, जिसमें लोहे का मात्रा 0% टू भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो चांदी पाया जाता है। उसके बाद जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे सीसा इटीसी और भी बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो धातु है पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको अलौह कहते हैं, ठीक है, इसको अलौह कहते हैं, जिसमें लोहे का मात्रा पाया ही नहीं जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आते हैं बच्चों अधात्विक खनिज में, इसमें जो है धातु का मात्रा नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ जो है लिखे हुए हैं आंसर इसका, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोग देखे हैं कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज, ठीक है ना। तो चलिए कार्बनिक और अकार्बनिक खनिज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कार्बनिक का मतलब ही होना चाहिए कि जिन धात्विक खनिजों में जीवाश्म का मात्रा पाया जाता है, ठीक है, जीवाश्म का मात्रा पाया जाता है, ठीक है ना, यानी जीवाश्म होते हैं वे कार्बनिक खनिज कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे कार्बनिक खनिज इसमें जीवाश्म का मात्रा पाया जाता है और अकार्बनिक में प्यारे बच्चों इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। तो कार्बनिक खनिज क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, कार्बनिक खनिज क्या क्या हो सकते हैं आपको कार्बनिक खनिज आपको हो जाएंगे क्या, लौह अयस्क जो है कार्बनिक है, लौह अयस्क जो है कार्बनिक खनिज है, ठीक है, ये कार्बनिक खनिज हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखना चाहें मैग्नीज भी हो जाएगा, मैग्नीज भी हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई कार्बनिक खनिज दिखाई दे रहा है आपको अपनी नज़र में, बोलिए जल्दी से, और भी कोई दिखाई दे रहा है कार्बनिक खनिज में, निकल टंगस्टन भी हो जाएगा, ठीक है, निकल भी हो जाएगा आपको, टंगस्टन, टंगस्टन भी हो जाएगा। परिभाषा इसका लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसमें कार्बनिक खनिज में जीवाश्म पाया जाता है और इसमें लिख लीजिएगा इसमें जीवाश्म, देखिए इसमें जो है ना, इसमें जो है ना जीवाश्म पाया जाता है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है और इसमें जो है ना, इसमें जो है ना प्यारे बच्चों जीवाश्म, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे लौह अयस्क इसमें जीवाश्म पाया जाता है, मैग्नीज में पाया जाता है, निकल टंगस्टन में भी पाया जाता है, और भी कोई है आप लोग उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अकार्बनिक खनिज के बारे में अगर बात करें तो सीधी सी बात है, इसमें कह देंगे बच्चों कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभ्रक हो गया, जैसे यहाँ पे लिखेंगे अभ्रक, अभ्रक हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है ना, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हो गया, इसमें जो है आपको जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ये अकार्बनिक पदार्थ कहलाएंगे, सॉरी अकार्बनिक खनिज कहलाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़े ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। आइए आगे एक सवाल में पूछता है बच्चों कि धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। सवाल क्या होने वाला है, धात्विक, धात्विक, धात्विक एवं एवं अधात्विक, 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 धात्विक एवं अधात्विक खनिज में, खनिज में अंतर स्पष्ट करें,
अंतर स्पष्ट करें, है ना, अंतर स्पष्ट करें। धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि धात्विक एवं एवं अधात्विक खनिज में निम्न अंतर है ना, निम्न अंतर है। ठीक है, निम्न अंतर है। ठीक है, तो इस तरफ ऐसे करेंगे, फटाफट से इसका उत्तर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। जब भी कोई सवाल का अगर पूछता है ना अंतर, तो उसको हम लोग निम्न अंतर है और यहाँ पे 1 नंबर में करके लिखते हैं। बच्चों क्या क्या पूछ रहा है, एक धात्विक पूछ रहा है और एक अधात्विक पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे धात्विक। क्या लिखेंगे बच्चों, धात्विक, और यहाँ पे लिखेंगे अधात्विक, है ना, अधात्विक लिख देंगे। यहाँ पे चलिए खनिज भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, धात्विक खनिज, और यहाँ पे हो जाएगा अधात्विक खनिज, ठीक है ना। तो आइए बच्चों यहाँ पे सबसे 1 नंबर लिखेंगे, 2 नंबर लिखेंगे, 3 नंबर लिखेंगे, चौथा नंबर अंतर लिखेंगे, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, चौथा नंबर अंतर लिखेंगे। यानी 4-5 जो है अंतर लिखा जाता है बच्चों, क्योंकि ये 5 नंबर में आपको सवाल पूछे जाते हैं जी। ठीक है ना, चलिए इसलिए 3, 4, 5 अंतर लिख देंगे, चल जाएगा काम, एक भी नंबर नहीं कटेगा जी। ठीक है, तो धात्विक खनिज के लिए अगर देखा जाए बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि धात्विक खनिज को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, धात्विक खनिज को, ठीक है, धात्विक खनिज को क्या लिख सकते हैं बच्चों, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। अरे पगला, ये देखिए, ये कुछ प्रश्न ऐसे भी होता है ना कि पूछता है कि धात्विक पदार्थ का नाम लिखे। अरे जो धातु है वही तो है धात्विक पदार्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि धात्विक खनिज को गलाने पर क्या मिलता है बच्चों, धातु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है जी, धातु प्राप्त होता है। इसको गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा जी। चलिए दूसरा नंबर हम लोग अंतर क्या लिखेंगे, चलिए इसमें इधर लिखते हैं, 1 नंबर में इधर क्या होगा, इधर कह रहा है धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है। ठीक है, तो इधर लिखेंगे धात्विक खनिज को और धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। ठीक विपरीत लिखेंगे इसे गलाने या पिघलाने पर क्या होता है, गलाने या पिघलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे आप लोग, आ रहा समझ में। उसके बाद आइए इधर दूसरा में चलते हैं, ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, कठोर एवं चमकीले होते हैं। चमकीले, देखिए ऐसे यहाँ से वो कहते हैं ना पढ़ लो चाहे कहीं से, समझ में आएगा यहीं से। ठीक है, क्योंकि मैं एक एक सवालों को लिख करके बताता हूँ बच्चों, जिससे क्या होता है ना कि आप कैसे लिखना है, आपको सवालों को कैसे लिखना है आपको इससे पता चल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा, यहाँ लिखेंगे कि ये कठोर एवं चमकीले हैं। देखिए अंतर लिखने के लिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो ठीक इधर जो भी लिख रहे हैं उसके विपरीत इधर लिखते जाइए, आपका आंसर जो है परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इधर दूसरा में क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसके पास अपनी चमक होती है, इसके पास अपनी चमक होती है। ठीक है, इसके पास अपनी चमक होती है, यानी कि धुंधला भी हो सकता है, थोड़ा गाढ़ा भी हो सकता है, मटमैला भी हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन ये चमकदार होता है, यानी कि एकदम व्हाइट कलर में चमकता है बच्चों। ठीक है ना, तो धात्विक खनिज चमकता है और धात्विक खनिज का अपना चमक होता है, चाहे जो भी हो। ठीक है, मटमैला हो, काला हो, नीला हो, पीला हो। ठीक है ना, उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोग तीसरा नंबर में देखेंगे क्या, कि इसे पीट कर तार बना सकते हैं। ठीक है ना, इसे पीट कर या फिर तार बना सकते हैं, या फिर यह भी लिख सकते हैं कि यह तन्य होते हैं।
ठीक है ना। यह क्या होते हैं बच्चों, तन्य होते हैं, यानी जितना ही पीटेंगे ना यह तनते चलता है, तनते चौड़ा होते। देखिए लोहार के भाथी को कभी आप लोग देखे हैं, वहां पे लोहा को गर्म करता है, एक के हथौड़ा में धक्के पिचका देता है उसको, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं कि वे तन्य होते हैं, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखना पड़ेगा कि ये भंगुर होते हैं, भंगुर होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं बच्चों, भंगुर होते हैं। इसको पीट करके कुछ बनाया नहीं जा सकता है, यानी भंगुर पदार्थ किसे कहते हैं कि जिसको पीटने पर वह चूर चूर हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों आइए चौथा नंबर में देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ना कि ये प्रायः आग्नेय आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं बच्चों, ये प्रायः प्रायः आग्नेय आग्नेय चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। ये आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। ये प्रायः कहाँ मिलते हैं, आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। और ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। कौन, तो ये अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ठीक है ना। और ये धात्विक खनिज कहाँ मिलते हैं, तो ये आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं, ये परतदार परतदार चट्टानों में मिलते हैं, ठीक है ना, मिलते हैं, ठीक है। देखिए चार चार अंतर लिख देंगे ना, कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो एक भी नंबर आपके पेपर से काट सके, है ना जी। तो चलिए इतना चीज आप लोग देख लिए कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर क्या है। तो कहेंगे बच्चों धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होते हैं और इसे गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होते हैं। इसको क्या लिखेंगे, ये कठोर एवं चमकीले होते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों चमकीले होते हैं। और इसे क्या लिखेंगे, इसका अपना चमक होता है, चाहे जो भी चमक हो। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा ये मान लीजिए कि क्या है बच्चों, एक फोन है, ठीक है, इसका अपना चमक है, जैसा भी हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, इसका अपना चमक है ना। तो इस प्रकार से उसके बाद ये तन्य होते हैं, जितना भी पीट लीजिए पत्थर बनते जाएगा, खींच करके तार भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसको जैसे मारेंगे बस ये छितरा जाता है, ठीक है, यानी कि चूर चूर हो जाता है, इसलिए इसे कहेंगे ये भंगुर होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना प्रायः आग्नेय चट्टान में मिलते हैं और ये परतदार चट्टान में मिलते हैं, जहां पे परत वाली परत जो है चट्टान बना रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लौह और अलौह खनिज में भी अंतर पूछ सकता है, ठीक है। अगला सवाल क्या होने वाला है कि लौह खनिज एवं अलौह खनिज में अंतर बतावे, ऐसे सवाल पूछता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर वही चीज लिखेंगे, ठीक है, कि लौह एवं अलौह खनिज में निम्न अंतर है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे बच्चों, निम्न अंतर है, ठीक है। फिर वही बात क्या करेंगे, दो पार्ट्स में इसको बांट देंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, लौह खनिज, क्या लिखेंगे, लौह खनिज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलौह खनिज, ठीक है ना। एक तरफ लौह खनिज, एक तरफ क्या लिखेंगे, अलौह खनिज। आइए फटाफट इसका भी हम लोग नंबरिंग देंगे और आंसर लगाते चलेंगे बच्चों। पहला क्या हो जाएगा, लौह खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लौह खनिज में लौह, या फिर इसमें लिख सकते हैं, जब लौह खनिज यहाँ पे लिख देते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें लोहे का मात्रा पाया जाता है। प्यारे बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, फिर वही चीज इसका उल्टा यहाँ पे लिख देंगे, इसमें लोहे का एकदम कम यानी न के बराबर पाया जाता है। इसमें लिखेंगे, इसमें लोहे का अंश जो है नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें चलिए दूसरा में क्या लिखते हैं बच्चों, दूसरा नंबर अंतर हम लिखते हैं कि इसका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है। किसका, तो लौह खनिज का, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे इसका उपयोग
लोहा, है ना, इसका उपयोग जो है किसके बनाने के लिए, लोहा एवं इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, लोहा एवं इस्पात बनाने के लिए, इस्पात बनाने में किया जाता है ना, लोहा और इस्पात बनाने में, यानी कि लौह खनिज जो होता है ना, उसका उपयोग जो है लोहा और इस्पात बनाने में किया जाता है। एक नज़र से अगर प्यारे बच्चों देखें तो इस्पात भी एक प्रकार का क्या है, तो लोहा है, जिससे टीन वगैरह पत्थर टाइप का चीज़ें बनाया जाता है, हल्की हल्की वस्तुओं को बनाया जाता है। जो लोहा ही एक इस्पात भी है, जो थोड़ा सा लोहे से क्या होता है, हल्का होता है और थोड़ा मजबूत भी होता है। ठीक ना। उसके बाद प्यारे बच्चों आइए इसमें दूसरा नंबर में हम बात करें तो हम लिखेंगे इसका उपयोग जो है लोहा एवं इस्पात बनाने में नहीं किया जाता है। क्या लिखेंगे, इसका उपयोग उपयोग लोहा प्लस इस्पात, लोहा प्लस इस्पात बनाने में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है ना, और ना ही लोहे बनाने में और ना ही इस्पातें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला अंतर हम लोग लिखते हैं, यानी कि तीसरा नंबर क्या अंतर हो सकता है जी, लौह खनिज का। और अंतर क्या है जो कि लौह खनिज से हट के है बच्चों, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। क्या लिखेंगे, ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, चट्टानों में पाए जाते हैं। देखिए उसका स्वरूप भी यहाँ पे बता रहा है, पाए जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो है ये जो है सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जा सकते हैं। ये सभी प्रकार के चट्टानों में, सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है ना, ये सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, आइए चौथा अंतर भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों। ये जो है ना स्लेटी, धूसर, मटमैला आदि रंग का होता है। ये स्लेटी रंग का होता है, स्लेटी रंग का होता है। ठीक है, मटमैला होता है और धूसर, ठीक है ना, धूसर रंग का भी होता है, धूसर रंग का भी होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये अनेकों रंग के हो सकते हैं, लाल, पीला, नीला, नारंगी, लाल, हरा, पीला, बैंगनी, आसमानी, नीला, जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ये अनेकों प्रकार के, ये सभी सॉरी ये अनेकों रंग के हो सकते हैं। ठीक है ना, ये अनेकों रंग के हो सकते हैं। 4 अंतर लिख दीजिएगा, कोई भी बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, अंतर जो है आपको जो है ये सवाल हमेशा 5 नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों, और 5 नंबर से आपको कोई 4 नंबर भी नहीं दे सकता है, 1 नंबर भी कम नहीं कर सकता है उसमें से। यानी इसमें से पूरा का पूरा आपको कितना नंबर मिलेगा जी, यहाँ पे 5 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इतना आंसर लिखने के बाद में। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों अब फिर हम लोग अगला टॉपिक्स देखते हैं क्या होने वाला है। आइए अब हम लोग देखेंगे बच्चों खनिजों का वितरण, है ना, खनिजों का वितरण, है ना, खनिजों का वितरण। देखिए जैसे मान लीजिए कि चीनी जो है अभी यूपी बिहार में सबसे अधिक गन्ना होता है, जो कि यहाँ से सभी अन्य राज्यों में उसका वितरण किया जाता है, यानी कि भेजा जाता है, यानी कि अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है चीनी को। ठीक है, तो उसी प्रकार से खनिजों का वितरण के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो भारत में लौह अयस्क के वितरण, और इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, भारत में लौह अयस्क के वितरण। ठीक है, भारत में लौह अयस्क के वितरण। ठीक है ना, इससे सवाल एक बन सकता है आपके पास, एक सवाल इसमें से हो सकता है कि भारत में लौह अयस्क से वितरण पर प्रकाश डालें, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें, है ना। तो सवाल क्या हो सकता है बच्चों, भारत में लौह अयस्क है ना, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालें, है ना,
प्रकाश डालें। देखिए, तो भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालना है बच्चों। क्या कुछ इसके बारे में मालूम है आपको पहले से? मालूम है बच्चों? बिल्कुल भी मालूम नहीं है तो आइए मैं बताता हूं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले उत्तर भारत में लौह अयस्क की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर भारत में लौह अयस्क क्या है बच्चों? उत्तर भारत में हम लोग कह सकते हैं लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है। प्रायः जो है, प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है। ठीक है ना, लगभग जो है सभी राज्यों में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, आप लोग को यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, ठीक है ना, लगभग लौह अयस्क सभी राज्यों में पाया जाता है। लेकिन कहीं से निकाला जाता है और कहीं से नहीं भी निकाला जा सकता है। जैसे बिहार में हम लोग कह सकते हैं कि लौह अयस्क का कोई कंपनी ही नहीं है जिसे लोहे के अयस्क को बाहर निकाला जा सके, ठीक है। लेकिन लगभग सभी राज्यों में लौह अयस्क जो है पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ के कुल भंडार का 96%, देखिए भारत में सभी जगह लौह अयस्क पाए जाते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों कुल यहाँ पे लिखेंगे, चलिए थोड़ा सा इसको डीपली लिखते हैं। यहाँ के परंतु जो है यहाँ के, यानी कहाँ के, तो भारत के, ठीक है ना, यहाँ के कुल भंडार का, यहाँ के कुल भंडार है ना, कुल भंडार का 96% जो है ना लोहा आपको कर्नाटक में पाया जाता है। 96% लौह अयस्क, 96%, चलिए 96% कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद स्थान आता है बच्चों आपको छत्तीसगढ़ का स्थान आता है उसके बाद, ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्थान आता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बाद में आपको स्थान आएगा उड़ीसा का। उसके बाद स्थान आता है आपको गोवा का, ठीक है, गोवा का स्थान आएगा। उसके बाद आपको आ जाएगा झारखंड में तो कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद झारखंड का, इसलिए ये देखिए बहुत पिछड़ा है झारखंड, किसमें, तो लौह अयस्क में। लेकिन अगर कोयला की बात की जाए प्यारे बच्चों तो झारखंड में जो है ना कोयला अधिक पाया जाता है, ठीक है ना। सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कोयला झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार आपको इस राज्य में सीमित है, लेकिन कुछ और भी भाग है, ठीक है ना, झारखंड तक क्या आपको सीमित है, ठीक है। ऐसे राज्यों में क्या है? सीमित है, ये सीमित है कि हाँ इतना भाग में पाया जाता है, इतना % में पाया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर बात किया जाए तो शेष भंडार कहाँ है? इसका शेष भंडार कहाँ है बच्चों? तो इसका शेष भंडार जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तमिलनाडु के साथ साथ आपको आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएंगे, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखना चाहे तो महाराष्ट्र एवं अन्य राज्य, उसके बाद महाराष्ट्र एवं अन्य राज्य में भी मिलते हैं, अन्य राज्य में भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर के यही इसका डिटेल्स वाइज आंसर हो जाएगा कि भारत में, उत्तर हो जाएगा इसका, भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता है, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% जो है कर्नाटक में पाया जाता है। उसके बाद स्थान आता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो जाएगा, आपको गोवा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, जहाँ पे सीमित मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। कुछ लौह अयस्क अन्य राज्यों में भी पाया जाता है, जो इस प्रकार है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्य भी इसमें शामिल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कर्नाटक में जो सबसे अधिक पाया जाता है लौह अयस्क। तो सबसे पहले हम कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा, कर्नाटक के बारे में क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा हम डिटेल्स वाइज समझ ही लेते हैं, ठीक है ना, डिटेल्स वाइज समझ ही लेते हैं, ठीक है। चलिए
हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि कर्नाटक में भारत का लगभग, कर्नाटक में जो है लिखेंगे यहाँ कुल भारत का, यानी भारत का लगभग जो है भारत का लगभग 1/4, ठीक है, भारत का लगभग चौथाई 1/4 लोहा उत्पादन करता है, ठीक है ना। भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है, लोहा उत्पादन करता है, ठीक है ना। लगभग 1/4, यानी 1/4 का मतलब समझ रहे हैं कितना होता है। 1/4 का मतलब हो गया आपको 100 में 1/4, यानी कि 25% क्या करता है, लोहा उत्पादन करता है, ठीक है, लोहा उत्पादन करता है। जैसे इतना परसेंटेज तो मालूम पड़ गया कि कितना मात्रा में उत्पादन करता है, लेकिन यहाँ के जो मुख्य जगह है कहाँ पे लोहा उत्पादन होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपको लोहा उत्पादन करता है। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ जो है बेल्लारी, यहाँ जो है बेल्लारी एक स्थान का नाम है, बेल्लारी हो गया। उसके बाद आपको हॉस्पेट हो गया, हॉस्पेट, ठीक है ना, हॉस्पेट हो गया। इसी के साथ आपको इसी के और सुदूर क्षेत्रों में और सुदूर क्षेत्र हैं, ठीक है ना, जहाँ पे क्या होता है कि आपको लौह अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि उसके बाद छत्तीसगढ़ था ना, तो चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब हम लोग आगे भी देखेंगे, उससे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि देश का दूसरा उत्पादन राज्य है, यह जो है ना, यह देश का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा लिख देता हूँ, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उत्पादक राज्य है, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपको कर्नाटक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, तो आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो देश का करीब कितना प्रतिशत, जो देश का यहाँ पे लिखेंगे जो देश का करीब 20%, यहाँ पे कितना हो रहा था 25%, यहाँ पे जो है 20% लोहा उत्पन्न करता है, 20% लोहा उत्पन्न करता है, लोहा उत्पन्न करता है, ठीक है ना। कितना परसेंट जी, 20%। चलिए इसको अलग से मैं लिस्ट बना दूंगा एक, आप लोग नोट कर लेना बच्चों, ठीक है ना। लोहा उत्पन्न 20%, ठीक है, यहाँ पे 20% लोहा उत्पन्न करता है, ठीक है। और यहाँ के जो भाग हैं आपको दांतेवाड़ा जिले का, दांतेवाड़ा हो जाएगा, आपको ये वैलाडीला हो जाएगा, ठीक है, आपको दांतेवाड़ा यहाँ दांतेवाड़ा है, दांतेवाड़ा आपको क्या हो जाएगा बच्चों, ये वैलाडीला हो जाएगा, वैलाडीला, ठीक है ना। वैलाडीला के साथ साथ आपको ये दुर्गा, एक और जिला का नाम है दुर्गा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, दुर्गा जिला की एक जगह है डल्ली, है ना, डल्ली, दुर्गा जिला का एक जगह का नाम है डल्ली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये लौह उत्पादक के प्रमुख क्या है बच्चों, लौह उत्पादक के प्रमुख स्थल है, ठीक है ना, लौह उत्पादक के प्रमुख स्थल है, ठीक है। और देखिए यहाँ के जो बंदरगाह है ना, यहाँ पे नोट में लिखना बच्चों, नोट में आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ, यानी कि छत्तीसगढ़ के बंदरगाह से, यहाँ के बंदरगाह से लोहा कहाँ भेजा जाता है बच्चों, लोहा किस देश में भेजा जाता है, तो बंदरगाह से लोहा जापान भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है जी, जापान में भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है जी, जापान में। यानी प्रश्न आपको ये देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के बंदरगाह से लोहा का निर्यात
किस देश को किया जाता है? तो प्यारे बच्चों जापान को किया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आइए बच्चों, छत्तीसगढ़ के बाद में तीसरा नंबर स्थान आता है उड़ीसा का। ठीक है ना, उड़ीसा। तो उड़ीसा में लोहे का स्थिति क्या है, कितना परसेंट पाया जाता है, और लौह उत्पादक के कितने स्थान है, वहाँ पे स्थल है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देश का 19%, यहाँ पे कितना प्रतिशत, 19%, 19% जो है, 19% जो है लौह अयस्क पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ पे कितना परसेंट, 19% लौह अयस्क पाया जाता है पूरे देश का, पूरे देश का 19% लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के प्रमुख प्रमुख खाने यहाँ जो है ना, प्रमुख खाने कौन कौन से हैं पाया जाता है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि प्रमुख खाने कहाँ कहाँ हैं, उत्पादन के खाने हैं, प्रमुख खाने हैं बच्चों, कहाँ कहाँ पे है बच्चों? तो आपको हो जाएगा माहिसानी, आपका क्या हो जाएगा बच्चों, माहिसानी एक स्थान का वहाँ पे नाम है जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो माहिसानी हो जाएगा। माहिसानी के बाद आपको बादम पहाड़, एक और बादम पहाड़ है। ठीक है ना, बादम पहाड़ से भी क्या निकाला जाता है, तो लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, तो बादम पहाड़ से जैसे पहाड़ों को तोड़ा जाता है और पहाड़ों के पत्थर से पहाड़ के कंदराओं में जो मिट्टी पाई जाती है वहां से भी लौह अयस्क निकाले जाते हैं। ठीक है, तो बादम पहाड़ हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, और बादम पहाड़ के बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, बादम पहाड़ के बाद में क्या हो जाएगा, कीरीबुरू, एक जगह का नाम है कीरीबुरू, कीरीबुरू एक जगह का नाम है, यहाँ से भी लौह अयस्क निकाला जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों चौथा नंबर पॉइंट हो जाएगा गोवा का। चौथा नंबर स्थान आता है लौह अयस्क में गोवा का। ठीक है, तो ये देश का चौथा बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। यहाँ पे 16%, यहाँ पे पूरे देश का 16% जो है, 16% देश का लोहा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है ना, 16% जो है लोहा प्राप्त होता है। और यहाँ लोहा के लिए प्रमुख स्थल क्या क्या है, प्रमुख स्थल क्या क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको संग्यूम से क्या होता है कि अधिक मात्रा में लोहा निकलता है, कहाँ पे, तो गोवा में, है ना जी, गोवा में संग्यूम से निकलता है। आपको क्यूपेम से निकलता है, क्यूपेम है ना, क्यूपेम निकलता है। आपको सतारी से निकलता है, सतारी एक जगह का नाम है, एक और जगह का नाम है पोंडा, है ना। इन सभी जगहों से क्या होता है कि लोहा निकाले जाते हैं अधिक मात्रा में, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों, नेक्स्ट आएगा बच्चों यहाँ पे झारखंड है ना, 5वां नंबर में हो जाएगा झारखंड। ठीक है ना, यहाँ देश के कितना परसेंट, तो 15%। ठीक है ना, 15% से कुछ अधिक लोहे का उत्पादन क्या करता है, लोहे का उत्पादन लोहे का उत्पादन करता है। ठीक है ना, 15% प्लस लोहे का उत्पादन करता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ के प्रमुख स्थल क्या है, यहाँ के प्रमुख स्थल क्या है बच्चों, प्रमुख स्थल यहाँ के क्या है जहाँ से लोहा उत्पादन होता है। ये सभी याद रखने वाली चीजें हैं जी, ये याद रखने वाली चीजें, ऐसे ही नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ के जो है प्रमुख स्थल क्या क्या है बच्चों, आपको पलामू है, यहाँ पे एक धनबाद पड़ता है, धनबाद है। ठीक है ना, धनबाद है। ठीक है, उसके बाद हजारीबाग है, हजारीबाग है। ठीक है ना, हजारीबाग के साथ आपको रांची भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी स्थान हैं आपको ये लोहा निकालने के। ठीक है, चलिए
चलिए तो इसको मैं क्या करता हूँ, लिस्ट वाइज एक बार लिख देता हूँ बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए मैं इसको क्या करता हूँ कि लिस्ट वाइज लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। कि लोहा अयस्क, ऐसे सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि लोहा उत्पादन राज्यों का नाम घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। सवाल लिखते हैं, लोहा उत्पादन राज्यों का, उत्पादक लिखना चाहिए, उत्पादक राज्यों का नाम जो है घटते क्रम में लिखें, घटते क्रम में लिखें। कैसे लिखना है बच्चों, घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला क्या हो जाएगा, दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा, ये चौथा क्या हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा, सातवां भी लिखेंगे, आठवां भी है क्या, आठवां भी है क्या बच्चों। चलिए 5 ही है ना, 5 ही मैंने बताया है। तो सबसे पहला हो जाएगा कर्नाटक, जहाँ पे कितना पाया जाता है बच्चों, टेस्ट लगाएं, छोटा सा टेस्ट लगा ले बच्चों कि 25% पाया जाता है, 25%। दूसरा में हो जाएगा बच्चों छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा बच्चों, जहाँ पे कितना पाया जाता है बच्चों, तो 20%। आप लोग पढ़ें, अभी तुरंत पढ़ाए थे बच्चों, 20%। उसके बाद उड़ीसा, क्या बच्चों, उड़ीसा, जहाँ पे 19% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको हो जाएगा गोवा में कितना परसेंट, लगभग हमें लग रहा है 16% था ना, यही 16% था ना। चलिए उसके बाद 5वां नंबर में हो जाएगा झारखंड हो जाएगा बच्चों, ओ झारखंडे, कितना होना चाहिए, झारखंड है ना, कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 15% मात्र होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सभी का लिस्ट मैंने सारणी आपको बना दिया, आप लोग यहाँ से याद रखेंगे हमेशा बच्चों, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, कर्नाटक 25, छत्तीसगढ़ 20, उड़ीसा 19 और गोवा 16, झारखंड 15। चलिए एक जैसे फ़ोन नंबर होता है ना, फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर की तरह ही आप लोग इसे लिख लेना कि 25, 20, 19, 16, 15, ठीक है। 25, 20, 19, 16, 15 समझिए कि फ़ोन नंबर है, ऐसे याद कर लेना बच्चों आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो भी जगह था जहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है, जो कि क्या था, महाराष्ट्र था, है ना, महाराष्ट्र था, ठीक है। इसी प्रकार जो है आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश भी था, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के बाद आपको, चलिए और भी हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश के बाद में या फिर चलिए इतना ही पे हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है ना। ये 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ खास मात्रा में लौह अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ लौह अयस्क की खाने चंद्रपुर में हैं। यहाँ जो है लौह अयस्क की खाने कहाँ है बच्चों, लौह अयस्क की खाने जो है चंद्रपुर में है। कहाँ है, चंद्रपुर में है, ठीक है ना, चंद्रपुर में है। कहाँ पे, तो मुंबई वाले महाराष्ट्र में, है ना। तो महाराष्ट्र में जो है लौह अयस्क की खाने चंद्रपुर में है, ठीक है। चंद्रपुर के साथ साथ अगर आप लोग देखें बच्चों, तो आपको रत्नागिरी में भी पाए जाते हैं। चंद्रपुर के साथ साथ रत्नागिरी, है ना, रत्नागिरी चंद्रपुर के साथ साथ रत्नागिरी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अगर बात करें बच्चों, तो करीमनगर, है ना, करीमनगर, आंध्र प्रदेश में करीमनगर है ना। करीमनगर के बाद आपको जो है वारंगल में पाया जाता है, वारंगल में, करीमनगर, वारंगल के बाद आपको कुरनूल में पाए जाते हैं, कुरनूल, ठीक है। कुरनूल के बाद आपको जो है कडप्पा, जो हड़प्पा था ना, उसी के नाम पे इस नाम को रखा गया है, कडप्पा, है ना। अरे कटप्पा मत बोल देना भाई लोग, कडप्पा है यहाँ पे, ठीक है। आदि जिले, ये सभी जिले हैं, आदि जिले, है ना, आदि जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। लौह अयस्क पाए जाते हैं, जबकि उसके बाद कह रहा है यहाँ पर कि लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। चलिए मैं एक सवाल यहाँ से ले लेता हूँ कि लौह अयस्क के प्रकारों
प्रकारों के नाम लिखें। लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखें। तो सबसे पहला प्रकार इसमें हो जाएगा बच्चों हेमाटाइट। क्या हो जाएगा जी? हेमाटाइट। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों आपको? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट होता है ना, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट हो जाएगा। पहला हो जाएगा हेमाटाइट, दूसरा हो जाएगा ये मैग्नेटाइट। देखिए तीसरा पता ना दिखाई दे रहा होगा या फिर नहीं दे रहा होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना तीसरा नंबर? देखिए तो दिखाई दे रहा है तीसरा नंबर। चलिए इसको लिखेंगे लिमोनाइट। क्या लिखेंगे? लिमोनाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे 68% लौह अयस्क का अंश होता है, इसे लाल अयस्क भी कहते हैं। यहाँ पे इसमें कितना होता है? हेमाटाइट जो है ना एक लोहे के खनिज का नाम है, अयस्क का नाम है, जिसमें कितना परसेंट होता है बच्चों? 68% होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट में कितना होता है बच्चों? तो 60% होता है बच्चों, 60%। लिमोनाइट में अगर देखें तो यहाँ पे 40% होता है। ठीक है ना। हेमाटाइट का एक और नाम आपको, मैग्नेटाइट का एक और नाम, और यहाँ लिमोनाइट का भी एक और नाम हम लोग देखेंगे। तो इसे कहते हैं लाल अयस्क। इसे कहते हैं लाल अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। यानी हेमाटाइट को जो है लाल अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद चलिए, या फिर ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि हेमाटाइट का एक अन्य नाम क्या है? तो आप लोग कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे बच्चों? लाल अयस्क ना लिखना था, लाल अयस्क। लाल अयस्क, लाल अयस्क है ना, लाल अयस्क। उसके बाद यहाँ पे मैग्नेटाइट है, ये 60% है, इसको कहा जाता है क्या? काला अयस्क। काला अयस्क कहते हैं। लिमोनाइट को प्यारे बच्चों अगर देखें तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? पीला अयस्क कहते हैं, पीला अयस्क कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बोलिए जल्दी से। अरे मेरे प्यारे बच्चों देख क्या रहे हो? लाइक तो करो एक बार वीडियो को, इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई मेरे, फिर भी आप लोग वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं। आप क्या देख रहे हैं लगातार मेरी तरफ? देखने से काम नहीं चलेगा, आप जो है ना लाइक कीजिए प्लीज़, प्लीज़ प्लीज़ बच्चों एक बार लाइक कीजिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग लौह अयस्क के बारे में, यहाँ पे लौह अयस्क के बारे में, लौह अयस्क के बारे में जो है विशेष देख लिए। इसके बाद वीडियो लंबा होने के कारण जो है या इसको यहीं पे स्थगित किया जाता है। और इसके बाद हम लोग मैग्नीज का जो है भारत में क्या स्थिति है और मैग्नीज कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, इसके अगले क्लास में हम लोग देखते हैं मैग्नीज को, है ना जी। तो चलिए प्यारे बच्चों, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और ऐसे ही अगला नॉलेज लेने के लिए, अगला जानकारी लेने के लिए, अपनी स्टडी को भली भांति करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, क्योंकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, है ना। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद ऑल ऑफ यू।